हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और अकाउंटिंग के टर्मोलॉजीज, कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज हमारा ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की है, इसमें आज है मेरा तीसरा लेक्चर। ठीक है, एक बार मैं चलिए शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये सारे टॉपिक एकदम अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक या कह लीजिए नेचर क्या है अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड जो अकाउंटिंग है उसमें क्या डिफरेंस है, फंक्शन, लिमिटेशन, यूजर्स। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट की थी। एक बात है कि अकाउंटिंग जो मेन टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उन पे आने से पहले आपको अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो पता होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये जो टर्म्स है हम आगे कई बार यूज करेंगे, तो जब इन टर्म्स का मतलब ही नहीं पता है तो कैसे फिर होगा। तो इसीलिए पहले हम कुछ टर्म जो फाइनेंस में, अकाउंट्स में बार बार यूज होंगे, वो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो उस पर मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने जो बेसिक टर्म्स है ना, जैसे कैपिटल, ड्रॉइंग, लायबिलिटी, एसेट, अकाउंट, तो ये 5 टर्म एंड इसके डिफरेंट टाइप्स, ये सब हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में डिटेल में बताऊंगी, एक्सपेंसेस जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब पढ़ेंगे, इनकम पढ़ेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, प्रॉफिट, ठीक है, एंड रिसिप्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो टर्म्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो हमने एनालाइज किया है ना, कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट चीजें पूछी जाती हैं, बहुत लॉजिकल, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें केवल कॉमर्स वाले नहीं, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठते हैं, एंड उसमें बेसिक अकाउंटिंग आती है। तो ये जो बेसिक चीजें आती है ना, वो यहीं से आती है, यही टर्म्स को कह लीजिए डिटेल में पूछा जाता है। तो इसलिए ये बेसिक जो अकाउंटिंग का है ना, ये क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। एंड अगले लेक्चर में ये हम बाकी टर्म्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम आज के लेक्चर की बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये जो टर्म है रिसिप्ट, चलिए यहां से शुरू करते हैं। रिसिप्ट क्या होती है? तो सबसे पहला जो टर्म है, दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब रिसीव होना है। ठीक है, तो रिसिप्ट बेसिकली क्या होता है? वो अमाउंट जो रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, मिलने वाला है, ठीक है, रिसीव होने वाला है फॉर सेलिंग ऑफ एसेट, गुड्स या सर्विसेज। यानी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद एसेट बेचे हैं, या एसेट या गुड्स बेचे हैं, या फिर सर्विस रेंडर की है, तो उसके बदले में जो भी अमाउंट रिसीव होने वाला है, रिसीवेबल है या जो रिसीव हुआ है, रिसीव्ड जो रिसीव हुआ है या होने वाला है, उसको कहा जाता है रिसिप्ट। अब ये जो रिसिप्ट होता है, ये 2 टाइप के होते हैं। रिसिप्ट जो है 2 टाइप की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट और एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या होता है एक बार देखते हैं। देखिए, पहला है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पैसा रिसीव हुआ है या होने वाला है, मतलब रिसीवेबल है, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस का जो भी रूटीन काम है, जैसे अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई और कार बेचा, तो इससे जो रेवेन्यू आएगा वो क्या है? रूटीन एक्टिविटी के कारण जो उस बिजनेस का नॉर्मल काम था वो बिजनेस ने किया, और उससे जो अर्निंग आई है, अर्निंग नहीं, उससे जो रिसिप्ट आई है, उसको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखिए, मैं लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अगेंस्ट द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस रेंडर करती है, या जो भी गुड्स, अगर कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने मोबाइल बनाया और मोबाइल बेचा, तो उससे जो अर्निंग हो रही है वो सब कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है उसको कहा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये बिजनेस के रूटीन काम के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से ये अर्निंग हुई है। ठीक है, तो ये हुआ रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। जस्ट अपोजिट, कैपिटल रिसिप्ट क्या है? जो रिसिप्ट, वो रिसिप्ट यानी वो रिसीविंग, ऑर्गेनाइजेशन को वो जो पैसा रिसीव हो रहा है, विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर, जो नॉट रेवेन्यू इन नेचर, यानी कि जो रूटीन एक्टिविटी के कारण
जो रूटीन एक्टिविटी के कारण नहीं, बल्कि जो वन टाइम एक्टिविटी होती है ना, उसके वहां से जो पैसा रिसीव हो रहा है वो आता है कैपिटल रिसिप्ट में। जैसे एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करिए कोई फैक्ट्री थी, कोई कंपनी है, कंपनी की एक पुरानी फैक्ट्री कहीं पर थी, ठीक है? कंपनी ने उस पुरानी फैक्ट्री को इस साल बेच दिया। तो उससे जो भी रिसिप्ट आ रहा है, क्या वो फैक्ट्री बार-बार बिकेगी? नहीं। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार-बार नहीं होगा। कंपनी के पास कहीं पे जमीन थी, कंपनी ने सोचा था कि उस पे अपनी फैक्ट्री डालेंगे, बट बाद में शायद उस एरिया में फैक्ट्री डालना पॉसिबल नहीं हुआ या जो भी रीजन रहे, कंपनी ने सोचा उस जमीन को बेच देते हैं। तो ये जो जमीन बेचा और उससे जो पैसा आया, वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि ये रेवेन्यू इन नेचर नहीं है एंड ये कंपनी की रूटीन एक्टिविटी के कारण ये रिसिप्ट नहीं हुई है। रूटीन एक्टिविटी यानी गुड्स बेचा, सर्विस रेंडर की, ठीक है? रूटीन एक्टिविटी के कारण जो रिसिप्ट होता है, जो पैसा आ रहा है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो नॉन रेवेन्यू नेचर के कारण जो पैसा आ रहा है वो क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है? तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं देखती हूँ ये सब चीजें, बहुत बेसिक बेसिक चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। अब ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको कहाँ शो करते हैं? इसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? जबकि ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई पुराना फैक्ट्री बेचा, जमीन बेची, तो ये सब कहाँ शो किया जाता है? ये बैलेंस शीट में शो की जाती है। कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में शो करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है? वैसे जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें फिर से डिस्कस होगी। तो ये हो गया रिसिप्ट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर खर्चा कह लीजिए या इसको व्यय कहा जाता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड, वो पैसा जो खर्च किया जा रहा है या जो लाइबिलिटी आ रही है हमारे ऊपर फॉर एक्वायरिंग द एसेट, गुड्स या सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एसेट एक्वायर कर रही है या शायद कोई गुड्स एक्वायर कर रही है, ठीक है? या फिर कोई सर्विस ले रही है, तो उससे जो भी, उसके बदले में जो भी अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है, जो भी हमारे ऊपर जो भी लाइबिलिटी आ जा रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गुड्स खरीदे या कोई सर्विस ली या कोई एसेट्स खरीदे, एसेट भी तो खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, लैंड खरीदती है, तो कोई एसेट खरीदे, उससे इस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पैसा देना पड़ रहा है, जो भी अमाउंट स्पेंड हो रहा है, या इस ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटी आएगी ना, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आएगा, पेमेंट करना है, तो जो भी लाइबिलिटी आ रही है ना, उसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खर्चा। ठीक है? गुड्स खरीदे, एसेट खरीदे या कोई सर्विस ली, तो उससे जो भी लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ गई या फिर जो भी हमें खर्चा करना पड़ा, अमाउंट स्पेंड करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं और ये तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कहूंगी, बेसिक, ग्रेजुएशन, मास्टर्स में तो पूछा जाता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप के एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या क्या होते हैं, एक बार मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है। कैपिटल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में शायद मशीनरी, बिल्डिंग, बड़ी बड़े कैपिटल खरीदे जा रहे हैं, उसके लिए जो खर्चा करना पड़ रहा है, के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो भी लाइबिलिटी अपने ऊपर ले रही है या जो खर्चा कर रही है, उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ नाम से ही नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब बड़ी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइजेशन की, मशीनरी, बिल्डिंग, फैक्ट्री, एंड एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो बस इन्हीं का कॉम्बिनेशन ही है ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा विच इज इनकर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन करती है टू एक्वायर एसेट्स, या तो एसेट को एक्वायर करने के लिए, एसेट में आपकी बिल्डिंग आ सकती है, मशीनरी आ सकती है, कोई फैक्ट्री, एसेट को एक्वायर करने के लिए, या फिर फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। शायद हमारे पास फैक्ट्री पहले से थी, लेकिन अब उसको मॉडर्न मशीनरी से हमने अब उसको सब कुछ कंप्यूटराइज या ऑटोमेट कर दिया है, तो वही है इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट। एग्जिस्टिंग एसेट को इंप्रूव करने के पर्पज से या एसेट को एक्वायर करने के पर्पज से हम जो भी खर्चा करते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो और बढ़ जाए।
पहले क्या होता था, सारी चीजें मैनुअल होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सारे काम कौन कर रहे हैं, मजदूर कर रहे होते थे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, चीजें क्या हो गई, ऑटोमेट हो गई, मशीनरीज आ गई। तो ये क्या है, ये जो खर्चा किया गया वो किस टाइप का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरीज पे खर्चा किया गया ताकि इंप्रूव हो सके क्या, एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी और बढ़े। तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां पे शो किया जाता है, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो बैलेंस शीट होती है उसमें एसेट साइड इस खर्चे को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अभी खैर हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो अभी आप बैलेंस शीट भी शायद नहीं जान रहे होंगे। ठीक है, एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, लाइबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाता है, अभी आइडिया नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे पहले कॉमर्स पढ़ चुके हैं, जिनको आइडिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उनके लिए है कि इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक, एंड ये सब इसके एग्जांपल हैं कि अगर मशीनरी परचेज की जाती है, जा रही है गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है पूरे बिजनेस को, तो ये सब एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, पर पेन ले लेती हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो देखिए जस्ट अपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा वेरी यहाँ पे क्या करेगा, देखिए वो एक्सपेंडिचर जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो किससे, रेवेन्यू से, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी रेवेन्यू कमा रही है उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है इस खर्चे का, इस एक्सपेंडिचर का, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो खर्चे ऑर्गेनाइजेशन के जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को इसी अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। मतलब वो एक्सपेंडिचर जिनको कंज्यूम किया जाता है इसी अकाउंटिंग पीरियड में। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए, प्रोडक्शन के लिए क्या है, लेबर्स रखे जाएंगे फैक्ट्री में, लेबर्स को सैलरी दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, तो ये भी तो खर्चे हैं। ठीक है, ये भी एक्सपेंडिचर है, लेकिन किस टाइप के एक्सपेंडिचर है, जो वो खर्चे जिसको कंज्यूम किया जाएगा इसी अकाउंटिंग पीरियड में, तो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है, एक्सपेंडिचर विच इनकर्ड expenditure incurred, the benefit of which is consumed or exhausted within accounting period, यानी इसी अकाउंटिंग पीरियड में वो खर्चे जिनको कंज्यूम कर लिया जाता है, ऐसे खर्चों को कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहां पे शो किया जाता है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ये खर्चे है ना, एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। ओहो, ये तो मुझे पूछना था आपसे, ये तो क्विज था, मैंने ही बता दिया। इसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, तो अकाउंट में डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सैलरी देना है, ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी दी गई, फैक्ट्री का रेंट दिया गया, तो ये सब खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा दिया गया, तो ये सब खर्चे हैं। और ये किस टाइप के खर्चे हैं, ये वो खर्चे हैं जिन्हें कंज्यूम किया जा रहा है इसी अकाउंटिंग पीरियड में, एंड वो खर्चे जो रेवेन्यू से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगला जो तीसरा टाइप का एक्सपेंडिचर है वो क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अभी हमने पढ़ा, एक वर्ड और ऐड हो गया, डिफर्ड। डिफर्ड मतलब क्या होता है, वैसे डिफर करना मतलब होता है टालना, डिफर करना मतलब स्थगित करना। तो बेसिकली ये वो खर्चे हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो खर्चे हैं जिसे इसी अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो बड़े खर्चे हैं जिन्हें इसी अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज नहीं किया जाएगा, बट इसको चार्ज किया जाएगा इन द कमिंग ईयर्स, कुछ अगले कुछ अकाउंटिंग पीरियड में जिन्हें चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वो बड़े खर्चे हैं जिसका पूरा बेनिफिट इसी अकाउंटिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट, हमने वो खर्चा इस साल किया है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस। सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजिंग पे खर्चा किया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किए, तो क्या इस साल एडवर्टाइजिंग की है तो क्या इसका बेनिफिट इसी साल मिलेगा? नहीं। ठीक है, इसका बेनिफिट, वो एड चलता रहेगा ना, तो उसका बेनिफिट जो है अगले कुछ सालों तक मिलेगा। तो ये वो खर्चे हैं जिसको इसी साल, इसी अकाउंटिंग पीरियड पे नहीं चार्ज किया जाता है, उसको आने वाले कुछ सालों में चार्ज किया जाता है। तो देखिए लिखा है, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसे राइट ऑफ किया जाता है, या कह लीजिए चार्ज किया जाता है
इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी आने वाले कुछ सालों में से चार्ज किया जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इट इज एस्टिमेटेड दैट, क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि इसका जो भी बेनिफिट है वो इसी पूरे साल इसका बेनिफिट नहीं मिल जाएगा, इसका बेनिफिट आने वाले कुछ सालों तक मिलता रहेगा। तो ऐसे खर्चों को कहा जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और मैं इसको मार्क करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दिस इज डिफर्ड रेवेन्यू। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड ट्रेड रिसेवेबल। अगला एक जो टर्म है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रेड रिसेवेबल। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रेड हुआ, ठीक है, बाय सेल हुआ, दैट इज ट्रेड। रिसेवेबल मतलब रिसीव होना है, यानी हमने कोई ट्रेड किया, हमने कोई सेल किया, अब हमें रिसीव होना है, अमाउंट रिसीव होना है, रिसीवेबल है ना, रिसीव होना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेड, ट्रेड मतलब बाय सेल, खरीदना बेचना, एंड रिसीवेबल मतलब अब हमें रिसीव होगा, मिलेगा। तो हमने कुछ बेचा है तो हमें मिलेगा, रिसीवेबल होगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है ट्रेड रिसीवेबल का। तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली वो अमाउंट रिसीवेबल होता है, वो पैसा जो हमें मिलेगा फॉर सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज, यानी हमने कोई गुड्स या सर्विसेज सेल की है, सर्विसेज सेल नहीं, सर्विसेज रेंडर की है, रेंडर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी हमारा जो रूटीन बिजनेस है उसमें हमने कोई भी गुड्स बेचे हैं या सर्विस रेंडर की है, एंड उसके बदले में जो भी अमाउंट रिसीवेबल है, हमें जो मिलने वाला है, उसी को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई है और बेची है, तो अब उसको जो पैसा रिसीव होने वाला है दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब ट्रेड रिसीवेबल क्या है? दिस इज द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर ऑफ द इंटरप्राइज, जो भी अमाउंट ड्यू है फ्रॉम द कस्टमर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इस कस्टमर को सामान बेचा, तो जो भी अमाउंट ड्यू है फ्रॉम द कस्टमर, इस कस्टमर से जो भी अमाउंट ड्यू है इस इंटरप्राइज पे, उसी को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, अब ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, दो चीजों का सम होता है। ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ थिंग्स, दो चीजों का सम होता है, किनका? एक होता है डेटर और दूसरा होता है बिल रिसीवेबल। ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल इज द सम ऑफ, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है किस चीज का सम है? एक डेटर, दूसरा बिल रिसीवेबल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब ये दोनों होते क्या है देखते हैं। देखिए डेटर क्या होता है, एक होता है देनदार और एक होता है लेनदार, हिंदी में पढ़ा होगा ना, देनदार लेनदार। तो भाई डेटर क्या है? DEBTOR, डेटर। ठीक है, बी साइलेंट है इसमें। तो डेटर बेसिकली क्या होता है? सपोज करिए हमने कुछ सेल किया था या सर्विस रेंडर की थी क्रेडिट पे, उधार पे हमने कुछ सेल किया, जो पर्सन था वो बोला कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, जो भी टर्म कंडीशन थी, और उसने कहा एक हफ्ते बाद वो पेमेंट करेगा, तो वो क्या हो गया? डेटर हो गया। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो दिस इज कॉल्ड डेटर। जिस पे पैसा ड्यू है वो हमें देगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। तो डेटर क्या होता है? डेटर कोई पर्सन या एंटिटी भी हो सकती है हु ओन्स अमाउंट टू द एंटरप्राइज, यानी हमारी जो एंटरप्राइज है इस पे मतलब उधार है उसका, अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज रेंडर्ड, हमने उसे क्रेडिट पे सामान दिया था या सर्विस रेंडर की थी, उसने कहा था एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद पेमेंट करेगा, तो वो हमारा क्या है? डेटर है। ठीक, दूसरा टर्म जो है दैट इज बिल रिसीवेबल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बिल रिसीवेबल क्या होता है? तो बिल रिसीवेबल बेसिकली क्या होता है? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो डेटर एक्सेप्ट करता है कि ये पर्टिकुलर अमाउंट फ्यूचर में इस तारीख को मैं पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। ठीक है, उस बिल के अगेंस्ट हमें पैसा रिसीव होगा, इस पर्टिकुलर तारीख को इतना अमाउंट रिसीव होगा, तो इसको कहा जाता है बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल एक बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज एक्सेप्टेड बाय डेटर, जो डेटर एक्सेप्ट करता है कि उसका जो भी अमाउंट है वो हमें पे करेगा ऑन स्पेसिफाइड डेट, दिस इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल, इसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। ठीक, ये क्या है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्लास 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक सेपरेट यूनिट है, आगे चल के हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसकी जर्नल एंट्री वगैरह देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल अभी बिल ऑफ एक्सचेंज बता दे रही हूँ बस, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटन ऑर्डर है, एक रिटन ऑर्डर है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, एक रिटन ऑर्डर है जिसमें लिखा रहता है, क्या लीजिए, एक रिटन ऑर्डर है जिसमें लिखा रहता है कि ये जो पर्सन है ये उस एक्स पर्सन को इस तारीख को इतना अमाउंट पे करेगा। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक बिल रिसीवेबल, एक बिल पेएबल। ये बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया, ट्रेड मतलब व्यापार, बाय सेल।
तो बाय सेल में जो भी अमाउंट रिसीवेबल है, जो भी हमें पैसा मिलने वाला है, क्योंकि शायद हमने क्रेडिट पे सेल की थी, तो उसी को कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। ये दो चीजों का सम होता है, डेटर एंड बिल रिसीवेबल। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। चलिए पढ़ते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल क्या है? लिखा हुआ है, देखिए ट्रेड मतलब बाय सेल, पेबल मतलब पे करना है, तो इस बार हमें पे करना है। क्यों? क्योंकि शायद हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, हमने रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीदा, हमारी फैक्ट्री है, हमने कच्चा माल खरीदा और अभी हमने कहा कि हम एक हफ्ते बाद पेमेंट करेंगे, तो ये क्या है? ट्रेड पेबल। ट्रेड किया हमने, बाय किया, क्रेडिट पे बाय किया, अब अमाउंट पेबल है, हमें उसको अमाउंट पे करना है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। तो देखिए ट्रेड पेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी मैं अपने रूटीन बिजनेस जो है मेरा, सपोज करिए फर्नीचर का बिजनेस है, तो रूटीन बिजनेस के पर्पज से मैंने कुछ सामान क्रेडिट पे परचेज किया एंड अब मुझे उसका पेमेंट करना है, जो मैं पेमेंट करूंगी मतलब, तो दैट इज कॉल्ड, जो भी अमाउंट पेबल होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल क्या होता है? एक और डेफिनेशन है, ट्रेड पेबल वो अमाउंट ड्यू है टू द सेलर, जिसने बेचा है उस पे अब मेरी तरफ से जो भी अमाउंट ड्यू है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल। एंड ट्रेड पेबल दो चीजों का सम होता है। तो ट्रेड पेबल दो चीजों का सम होता है, किसका किसका? एक क्रेडिटर एंड दूसरा बिल पेबल का सम होता है ट्रेड पेबल। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्रेडिटर, पहला टर्म है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा है, वो क्या है? क्रेडिटर, जिनको हमें पेमेंट करना है। हमने रॉ मटेरियल खरीदा, बोला एक हफ्ते बाद हम पेमेंट करेंगे, या हमने कोई सर्विस ली, हम कहे कि हम 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, तो वो क्या बन गए? वो क्रेडिटर बन गए, उन्हें हमें उन्हें पे करना है, या हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। डेटर एसेट होते हैं, जो डेटर होते हैं वो एसेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आज नहीं तो कल उनसे पैसा आएगा ना, तो वो एसेट है। लेकिन जो क्रेडिटर है, जिन्हें हम जिन्हें पे करेंगे, वो क्या होते हैं? वो हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी होते हैं और डेटर होते हैं एसेट, ठीक। तो मैं बताई थी क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर कोई भी पर्सन भी हो सकते हैं या इंटरप्राइज भी हो सकते हैं, टू होम एन इंटरप्राइज ओन्स अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन। मैंने कोई गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट पे परचेज की थी और अब जो भी मेरा अमाउंट उनकी तरफ बनता है वो मैं पे करूंगी, एंड उनको क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा क्रेडिटर। जिस पर्सन या एंटिटी को हम पे करेंगे, अमाउंट पेबल है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर, उसे क्रेडिटर कहा जाएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से बताया था वहां पे बिल रिसीवेबल, यहाँ पे क्या होगा? बिल पेबल, ठीक। तो बिल पेबल क्या है? बिल पेबल वो बिल ऑफ एक्सचेंज है which is accepted by person or enterprise, the amount of which will be payable on a specified date। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज पे मेंशन रहेगा कि हम, ये वो ऑर्डर है जिसपे मेंशन रहता है कि हम इतनी तारीख को इतना अमाउंट उस पर्सन को या उस एंटिटी को हम पे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड बिल पेबल, यानी उस बिल के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे, एक रिटन ऑर्डर होता है, तो ये हो गया बिल पेबल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रेड पेबल का? कुछ भी रटिएगा नहीं, देखिए नाम से ही समझने की कोशिश करिएगा, इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है। ट्रेड एंड पेबल, ट्रेड मतलब बाय सेल एंड पेबल मतलब पे करना है, तो मैं कुछ खरीदी होंगी तभी मुझे पे करना होगा ना, तो यानी मैंने कुछ बाय किया है, अब मुझे अमाउंट पे करना है, तो ये क्या है? इट इज अमाउंट पेबल फॉर क्रेडिट परचेज। मैंने क्रेडिट पे खरीदा, अब मुझे पे करना है, दिस इज ट्रेड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो टर्म है दैट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, खर्चा। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस बेसिकली वो कॉस्ट होती है, वो लागत होती है जो इनकर होती है टू अर्न द रेवेन्यू। ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू अर्न करती है, अब उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं ना। अगर कोई फर्नीचर की कंपनी है, फर्नीचर बना रही है, टेबल चेयर बना रही है, बेड बना रही है, अलमीरा बना रही है, ठीक है, उसे बेच रही है तो रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसे कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं ना। उसे रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा ना। और जो उसने इतने सारे जो लेबर्स रख रखे हैं, इतने सारे कारपेंटर होंगे, और उसकी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, उन सबको सैलरी दी जा रही है, फैक्ट्री का कुछ रेंट जा रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे होंगे, और भी दुनिया भर के खर्चे हैं, ठीक है? तो ये सब क्या है? दीज आर द कॉस्ट, ये सब कॉस्ट है।
ये कॉस्ट इनकर हो रही है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू। उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड। जो कॉस्ट इनकर होती है फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू इज कॉल्ड। ठीक। अब एक्सपेंस को कहाँ पे शो किया जाता है? जो जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है वो बता पाएंगे। ये एक्सपेंस को कहाँ पे शो किया जाता है? तो एक्सपेंस को शो किया जाता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे फॉर्मेट है। अ, जब मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट का लेती हूँ, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। तो जो भी खर्चे होते हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो इनकम होती है उन्हें कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? उन्हें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे चल के हमें पढ़ना है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, क्यों डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्यों क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके लिए देर आर 3 गोल्डन रूल्स, 3 गोल्डन रूल है अकाउंटिंग के, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी इतना ही जान लेते हैं। ये जो एक्सपेंसेस है इन्हें कहाँ शो किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में? इसे डेबिट साइड में शो किया जाता है। क्यों डेबिट साइड में शो किया जाता है? क्योंकि ये खर्चे हैं। और ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में बताया गया है कि खर्चों को हमेशा कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है। तो खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, तो ये सब खर्चे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपेंसेस कह लीजिए ये दो टाइप है तो बहुत पूछे जाते हैं और इनमें स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया है। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक। ये दोनों क्या होता है अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी भी यही कहानी है कि इनके नाम से इनका काम समझ में आ रहा है। ये प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीपेड बिल या प्रीपेड आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें क्या कर रहे हैं? आप पहले से पेमेंट कर रहे हैं ना, प्रीपेड हमने एडवांस में पेमेंट किया है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग मैंने कहा लिखा है? अगली स्लाइड पे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है कि अभी वो खर्चा हो गया है लेकिन उसका पेमेंट हमने नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग है ना, हमारे ऊपर लायबिलिटी बनी हुई है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। पहले प्रीपेड के बारे में बात करते हैं। प्रीपेड खर्चा क्या है? वो खर्चा जिसके लिए हमने पहले से पेमेंट कर दिया है। ठीक है। वो खर्चा जिसका बेनिफिट अभी हमने लिया नहीं है बट उसका पेमेंट हमने पहले से कर दिया है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? वो एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, यानी वो खर्चे जिसका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है एंड उसका अभी बेनिफिट हमने लिया नहीं है, उसका बेनिफिट आने वाले ईयर्स में हमें मिलेगा। द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, आने वाले कुछ सालों में मिलेगा, तो उसे कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ तो ज्यादा अच्छे से। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए मैंने कोई इंश्योरेंस लिया, उसका प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, 60,000 रुपए प्रीमियम है। और प्रीमियम कब पे करना था? वो प्रीमियम जो उसकी ड्यू डेट आती है वो सपोज करिए 1 अक्टूबर को आती है, हर साल के 1 अक्टूबर को। ठीक है। मतलब मेरी जो फैक्ट्री है ना उसका इंश्योरेंस मैंने लिया था। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो इंश्योरेंस लिया है 60,000 का लिया है, 1 साल का ये प्रीमियम है, ठीक है, 1 साल का है। और इसकी ड्यू डेट है 1 अक्टूबर, अभी 2023 को हमने इसकी ड्यू डेट थी, पेमेंट किया। ठीक है। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेके फाइनेंशियल ईयर जानते हैं हम 31 मार्च को खत्म होता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने तो हुए। और मैंने 60,000 का जो एनुअल प्रीमियम था साल के लिए पूरा जमा कर दिया, जमा किया। ठीक है, साल का प्रीमियम जमा किया। लेकिन अगर मैं केवल 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 मार्च 2023 तक, कितने 2024 तक कितने महीने हुए? 6 मंथ हुए। 6 महीने हुए, लेकिन मैंने प्रीमियम तो पूरे 12 महीने का जमा कर दिया है ना। ठीक है। तो यानी उसके बाद जो अगले 6 महीने हैं वो अगले फाइनेंशियल ईयर के हैं, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 सितंबर 2024 तक का जो प्रीमियम था, इतना आधा आधा कर दीजिए, 60,000 है, 30,000 ये मैंने क्या किया? ये मैंने प्रीपेड कर दिया, मतलब मैंने इसे एडवांस में पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंस,
मतलब कहाँ जहां पे हमने अब उसका बेनिफिट नहीं लिया है लेकिन उसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया है। तो जैसे 1 अक्टूबर को अगर प्रीमियम ड्यू होता है तो हम पूरे साल का जमा करते हैं ना, लेकिन उस फाइनेंशियल ईयर में तो केवल 6 ही महीने आए, तो अगले 6 महीने का जो हमने पे किया है वो एडवांस में पे किया है, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, इट इज ए करेंट एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करेंट एसेट है, बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड में शो किया जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। अब एक और टर्म बताया था ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, वो खर्चे जो इनकर तो हो गए हैं, ठीक है, बट अभी हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। वो खर्चे जो हो तो गए हैं लेकिन उसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वो खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है, अभी पेमेंट करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जैसे सैलरी, महीना खत्म हो गया, सैलरी ड्यू तो हो गई है, बट अभी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हमने अपने एम्प्लॉय को अभी सैलरी नहीं दी है, तो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज करिए महीना खत्म हो गया है, रेंट हमने मकान में रह लिए, ठीक है, रेंट ड्यू तो हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी हमने रेंट पे नहीं किया है, तो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग रेंट। ये एग्जाम्पल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, एक मिनट इस स्लाइड। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लिखा है यहाँ पे, द एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड, वो खर्चे जो हो तो गए हैं बट हैज नॉट बीन पेड, लेकिन उसके लिए अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आउटस्टैंडिंग रेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ, तो ये। अब ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको हम कहाँ पे शो करते हैं, तो ये खर्चे हैं, तो पीएल अकाउंट में हम इसे डेबिट साइड में शो करते हैं। और एक और बात है, ये लायबिलिटी है ना, हमने अभी नहीं पे किया है पर हमें पे तो करना है ना, रेंट हमने नहीं पे किया, रेंट ड्यू हो गया है पर हमें पे तो करना है ना, तो ये हमारी लायबिलिटी है, तो इट इज एन लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में इसे करंट लायबिलिटी में शो करते हैं, एंड क्योंकि ये खर्चा है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस साइड में शो करते हैं, एंड ये डेबिट होता है। अगला जो टर्म है दैट इज इनकम। अगला जो टर्म है वो क्या है, इनकम। इनकम क्या होती है, तो सबसे पहले तो बता दूं, ये बहुत ऐसा वर्ड है जो हम सुनते बहुत ज्यादा है। इनकम हो गया, प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, ये सब टर्म हम सुनते तो बहुत है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब मैं क्लास में इसके बारे में पूछती हूँ तो स्टूडेंट को काफी कंफ्यूजन है। जैसे एक और बात है एसपी सीपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, को भी लेके बड़ा कंफ्यूजन है। कॉस्ट मैं पूछती हूँ, कॉस्ट तो बताते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो है बहुत जर्नल से, सब यूज करते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीजें नहीं पता है, तो इसीलिए ये टर्म इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ते हैं इनकम, उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट। तो इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, तो इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इनकम क्या होता है, खर्चों को माइनस करो रेवेन्यू में से, ऑर्गेनाइजेशन को जितना रेवेन्यू हुआ उसमें से खर्चे माइनस करो, तब जाके निकल के आती है इनकम। ऑर्गेनाइजेशन को इस मंथ में सपोज करिए, ऑर्गेनाइजेशन को इस मंथ में हुआ था रेवेन्यू 10,000 का, एग्जाम्पल है, 10,000 का रेवेन्यू हुआ, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन की 4,000 के खर्चे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने नेट में कितना कमाया, नेट में उसकी इनकम कितनी हुई, 6,000 की हुई। उसका रेवेन्यू 10,000 का था, लेकिन खर्चा भी तो निकालना पड़ेगा ना, खर्चा कहां से आएगा, तो खर्चा 4,000 का माइनस किया तो इनकम कितनी आई, 6,000। दिस इज इनकम, ये इनकम होती है। ये प्रॉफिट अलग चीज है। प्रॉफिट के बारे में पूछती है तो बच्चे प्रॉफिट, रेवेन्यू, इनकम सब एक ही बता देते हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट इज डिफरेंट, इनकम इज डिफरेंट। क्या अंतर है, बहुत हल्का सा अंतर है, बताती हूँ क्या है। देखिए जो इनकम है ना, इट इज अ ब्रॉडर टर्म एज कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के कंपेयर में इनकम एक ब्रॉडर टर्म है। इनकम में वो प्रॉफिट भी आते हैं, इनकम एक कह लीजिए सब, इनकम एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एंड प्रॉफिट इसके अंडर में आता है। तो समझ में, सेट सबसेट पढ़ा था ना, वही है। तो इनकम क्या है, इनकम में इनकम इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटी अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। का क्या मतलब है कि इनकम में वो इनकम भी आ जाती है, वो प्रॉफिट भी आते हैं हमारे, जो
अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा, यानी हमारा जो हमारे बिजनेस का जो रूटीन काम है, जो नॉर्मल काम है, उसके अलावा भी हमें कहीं से अगर इनकम हुई तो वो भी इनकम में आएगा, कहीं से प्रॉफिट हुआ तो वो भी इनकम में आएगा। मतलब समझ आए? देखिए, प्रॉफिट में केवल आपका वो आता है जो आपके रूटीन एक्टिविटी से जो आपने कमाई की। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने कार बेची, जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट है। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कार बनाई, कार बेची, वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, प्लस उसकी शायद कोई पुरानी फैक्ट्री थी, नॉन ऑपरेटिंग पड़ी हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसने उसे प्रॉफिट में बेच दिया, तो वहां से भी तो प्रॉफिट हुआ ना। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी रूटीन बिजनेस नहीं, तो उसके कारण भी जो प्रॉफिट होता है ना, वो इनकम में काउंट होता है। तो इनकम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इनकम वाइडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों के कारण जो प्रॉफिट होता है वो आप इनकम में लिखते हैं। लेकिन प्रॉफिट में केवल वही चीज आती है जो आपके रूटीन बिजनेस से, मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री से जो फर्नीचर बेचने से जो इनकम हुई है, उसी को मैं लिखूंगी प्रॉफिट में, ठीक है। बट अगर फर्नीचर भी बिक रहा था, एक जमीन भी पड़ी थी, बहुत टाइम से यूज नहीं हो रही थी, उसको प्रॉफिट में निकाल दिया, तो उसको और प्लस फर्नीचर बेचने से, दोनों से जो अमाउंट आया है वो इनकम में आएगा, ठीक है। तो ये इनकम और प्रॉफिट में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा एक स्लाइट डिफरेंस ये होता है। देखिए, एक और एग्जांपल मैंने लिखा है कि सपोज करिए कोई गुड्स है, 25,000 के गुड्स थे, बेचा इसको 31,000 में। इनको क्लियर करते हैं। 25,000 के गुड्स थे, 25,000 के गुड्स थे, ठीक है, बेचा इसको 31,000 में, तो इसमें इनकम कितनी हुई? तो देखिए, रेवेन्यू कितना रेवेन्यू आ रहा है, 31,000 का रेवेन्यू आ रहा है, और कितने के गुड्स थे, यानी बना गुड्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ, 25,000 का खर्चा हुआ। तो यानी रेवेन्यू हुआ 31,000 का, लेकिन 25,000 उन गुड्स को बनाने में खर्चा हुआ, तो यानी नेट में इनकम कितनी हुई, नेट में इनकम हुई 6,000। तो दिस इज इनकम, ये इनकम का कॉन्सेप्ट है। इनकम प्रॉफिट इन सब में कंफ्यूज मत हुई है। अगला जो टर्म है दैट इज प्रॉफिट। अगला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट वो इनकम है विच इज अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताया था ना अभी लास्ट स्लाइड में, जो प्रॉफिट होता है वो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इनकम हो रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट में आएगा। लेकिन जो इनकम है उसमें आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों इंक्लूड होती है इनकम में, ठीक है, दोनों। पर प्रॉफिट के केस में केवल ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मुझे प्रॉफिट हुआ है उसी को काउंट में करूंगी प्रॉफिट में, ठीक है। तो दिस इज प्रॉफिट। अभी जो प्रॉफिट होता है दो टाइप का होता है। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे तो और भी बहुत टाइप के प्रॉफिट होते हैं, आगे चल के जैसे जैसे वो आएंगे मैं डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये दो ही टाइप के प्रॉफिट लिखे हैं। तो प्रॉफिट जो है दो टाइप के, एक है ग्रॉस प्रॉफिट, एक है नेट प्रॉफिट। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो जो नेट में निकल के आता है ना, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो नेट में निकल के आता है ना, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और जो हम पीएल अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो नेट में के आता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? इट इज द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड, यानी जो भी गुड्स या सेल, गुड्स या सर्विसेज रेंडर की है, उससे जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट खर्चे हैं उसको माइनस करेंगे, तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जबकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को जो टोटल रेवेन्यू हो रहा है उसमें से टोटल खर्चों को माइनस करेंगे, चाहे डायरेक्ट खर्चे हो चाहे इनडायरेक्ट खर्चे हो, दोनों को माइनस करेंगे, तब नेट में निकल के आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। तो दिस इज प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हमें अ, ये सारे टर्म्स देखिए, हमने आज जो है ना ये सारे टर्म पढ़े हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रॉफिट, ये आज पढ़े हैं। अगले टर्म पे ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। आज हम यहीं तक रखते हैं।
चलिए अब आपको क्या करना है, आपको अगर लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो सब्सक्राइब करके ही जाया करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं। और एक बात और देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे है और ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन से ले सकते हैं, राइट? चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।